व्यू 360 में। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जो बाइडन को उतनी भारी सबकत हासिल नहीं हुई जिसका अंदाजा था। क्या राय आमा के जायजे गलत थे? माहिरीन सेहत के मुताबिक कोविड-19 का जिक्र सुनने की नई आदत और वबा से मुतल्लिक उकताहट लापरवाही को जन्म दे रही है। मैं उनके लिए सिर्फ एक माजूर लड़की ना रहूं, मेरा हुनर और मेरी सलाहियतें उनके सामने आनी चाहिए। और मुलाकात कुछ खास पाकिस्तानी इंटरनेट सेलिब्रिटी से जिनके लिए सोशल मीडिया ने बंद दरवाजे खोले। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकला ने एक मरतबा फिर इंतखाबात के नताइज को धांधली करार दिया है, जबकि नौमुंतखब सदर जो बाइडन का कहना है कि सदर के इक़दामात से दुनिया की दूसरी जमहूरियतों को बहुत नुकसानदेह पैगाम मिल रहा है। अमेरिका के अगले सदर की हल्फबरदारी में 2 माह का वक्त है, मगर अब तक इक़्तिदार की मुंतकली का आगाज़ नहीं हुआ और इस वक्त बाज़ अहम रियासतों में जहाँ जो बाइडन को जीत हासिल हुई, नताइज को हतमी शक्ल देने का अमल भी मुश्किल में है। मिशिगन में रिपब्लिकन नुमाइंदों ने नताइज पे मोहर लगाने से पहले इनकार किया, फिर मान गए लेकिन फिर इनकार कर दिया। अब फैसला पीर को होगा। पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन कानून साज तजवीज़ कर रहे हैं कि नताइज पर नज़रसानी की जाए। उनका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगियाँ हुई, जबकि रियासत विस्कॉन्सिन की भी 2 बड़ी काउंटीज़ में वोटों की दोबारा गिनती कराने के लिए रिपब्लिकन ने मुकदमा दायर कर दिए हैं। अब तक बड़े पैमाने पर धांधली या बेज़ाब्तगियाँ साबित नहीं हो सकी, जबकि इंतखाबात की साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के लिए ट्रंप इंतजामिया के आला तरीन एहलकार, जिन्होंने फ्रॉड और हैकिंग के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था, सदर ट्रंप उन्हें बजरिया ट्वीट ओहदे से बर्खास्त कर चुके हैं। राय आमा के लिए रॉयटर्स और इप्सोस के एक मुश्तरका जायजे से भी ये जाहिर हुआ है कि 52% रिपब्लिकन्स सदर ट्रंप के इस दावे को दुरुस्त मानते हैं कि जायज़ तरीके से जीत उनकी हुई है। तो इंतखाबात के नताइज से कोई मुतमईन है और कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैरान ज़रूर हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले राय आमा के जायजे ये जाहिर कर रहे थे कि जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर भारी सबकत हासिल होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाइडन जीते तो ज़रूर हैं, मगर इतने बड़े फ़र्क से नहीं जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो क्या राय आमा के जायजे गलत थे? हमने इसी का जायजा लिया है आज की पहली रिपोर्ट में। फ्रैंक लर्न्स राय आमा के जायजे मुरतब करने वाले एक नुमायां रिपब्लिकन पोलस्टर हैं। इलेक्शन से कबल उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया था कि 2016 के अवामी जायज़ों जैसी गलती उनके कारोबार को खतरे में डाल सकती है। इस रेस के बारे में अगर डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं और पोलस्टर्स गलत हैं, तो मेरी तरह के लोगों को कोई नया शोबा ढूंढना पड़ेगा। अगरचे जो बाइडन की जीत खासी बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि इसे लैंडस्लाइड कहा जाए। डेमोक्रेट्स को सेनेट में मामूली कामयाबियां मिली, जबकि ऐवान नुमाइंदगान में उन्होंने निशस्तें हारी हैं। फ्रैंक लर्न्स कहते हैं कि इलेक्शन के नताइज राय आमा के जायज़ों की सनत के लिए तबाहकुन थे। पोलिंग में यकीनन बड़ा नुक्स मौजूद था। जोसेफ कैम्बल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर और राय आमा के जायज़ों की मशहूर गलतियों पर एक किताब के मुसन्नफ भी हैं। इन जायज़ों ने बड़े पैमाने पर अमरीकी अवाम को ये इशारा दिया कि इस बार इंतखाबात में एक बड़ी नीली लहर आएगी, ये कि जो बाइडन आसानी से जीत जाएंगे और आसानी से व्हाइट हाउस पहुंचते हुए अपने साथ सेनेट और कांग्रेस में भी एक बड़ी अक्सरियत लेकर जाएंगे। और हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल श्नाइडर जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और एक सियासी तज्जियाकार हैं। What the polling did was it stirred a lot of Trump voters. उन जायज़ों ने दरअसल ट्रंप के हामियों को पुरजोश किया, जो यूं तो पुरजोश थे लेकिन जो आदतन वोट डालने नहीं जाते। ये वोटर्स सफ़ेद फार्म मजदूर तबके से हैं जो बड़ी तादाद में वोट नहीं डालते। उन जायज़ों ने उन्हें गुस्सा दिलाया और वो सदर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को बचाने के लिए बाहर निकले। हर जायजे में गलती की गुंजाइश होती है और गुंजाइश को कम से कम करने का तरीका यही है कि ये देखा जाए कि कौन वोट डालेगा। जायजा मुरतब करने वाले की हैसियत से आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अलग कर सकें जो कहते तो हैं कि वोट देंगे मगर वो वोट नहीं डालते। और ऐसा करने के लिए ऐसे कई तरीके हैं जो पोलिस्टर्स अपनाते हैं। उनमें वोट ना देने वाले वोटर्स की छांटी के लिए आलात भी हैं। सर्वे करने वाली तंजीमों का ये कहना कि उनके जायजे वक्त के सिर्फ किसी एक दौरानिये के अक्कास होते हैं, इसके पीछे एक वजह है। ये जायजे ये समझने के लिए मुफीद हैं कि सियासी तौर पर क्या हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा इसकी पेशगोई करने में ये फायदेमंद नहीं, क्योंकि लोग बदल जाते हैं। अगरचे इस सनत को आगे चलकर ज्यादा सख्त तनकीद और जांच पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये जायजे मौजूद रहेंगे। ये इस कदर रच बस चुकी है कि 2024 के इंतखाबात के लिए अभी से जायजे मुरतब होने लगे हैं। स्टीव रेडिश के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
नौमुंतखब सदर जो बाइडन के बारे में पाकिस्तानी अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, इसके लिए चलते हैं न्यूयॉर्क। इस रियासत में रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की ही जीत होती है। अंशुमन आपटे ने रुख किया न्यूयॉर्क सिटी के करीबी इलाके लॉन्ग आइलैंड का और कुछ पाकिस्तानी अमरीकी तंजीमों के नुमाइंदों से ये जानने की कोशिश की कि आने वाली इंतजामिया से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान लॉन्ग आइलैंड के कुछ पाकिस्तानी अमरीकियों ने रजिस्टर्ड रिपब्लिकन होने के बावजूद डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडन को वोट डाला। उनके फैसले जो हैं वो इंसानी हमदर्दी के तहत होंगे, जो कि अमेरिका के लिए भी अच्छा है और दुनिया भर के लिए अच्छा है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने डेमोक्रेट होते हुए भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को सपोर्ट किया। जो उसकी जो खूबसूरत है, सबसे बड़ी जो बात है, जो मेरे ख्याल है कि पूरी दुनिया के लोगों को करनी चाहिए कि अपने कंट्री को वो फर्स्ट रखें। तो ट्रम्प ने हमेशा अमेरिका को कहा कि अमेरिका फर्स्ट, मेरे लोग पहले। ऐसे में जब जो बाइडन और कामला हैरिस अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं, लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तानी अमेरिकी वोटर्स क्या सोच रहे हैं? वो चाहता है कि मुसलमान का आइडेंटिटी हो, उससे मुतफ़क़ करते हैं कि हमारे मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ करे और हमें इस्तकामत पैदा करे। बहुत सारे जो पहलू थे जिनमें ओबामा फेल हुआ है, वही इसको अब चैलेंजेस के तौर पे सामने आएंगे, जिसमें मेडिकेयर है, जिसमें इकॉनमी है, जिसमें एजुकेशन है, क्राइम है, ड्रग्स के इशू हैं, बॉर्डर से लोग जो इलीगल जो ट्रांसफर करते हैं उन लोगों के इश्यूज हैं। जो बाइडन जो है, ही इज़ मोर लाइक साइंस बेस्ड एंड ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कोविड-19 के लिए कोई बेहतर लाहे अमल ऐसा लेके आएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्द इसकी कोई दवाई जो है वो इजाद हो सके और हर एक को प्रोवाइड हो सके। कुछ पाकिस्तानी अमेरिकी कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद थी। पॉजिटिव अप्रोच उसने की, पाकिस्तान को उसने कभी बुरा भला नहीं कहा, पाकिस्तान को कभी उसने अटैक नहीं किया। इवन ट्रम्प जब इंडिया गया, वहाँ पे भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ ने कोई बात नहीं की। उन्हें बोला कि पाकिस्तान इमरान खान इज माय फ्रेंड, और जब कश्मीर की भी बात हुई, सो ही वाज काइंड ऑफ न्यूट्रल। और उन्हें डर है कि बाइडन इंतजामिया के कमान संभालने के बाद फॉरेन पॉलिसी का रुख बदल सकता है। मेरा एक फेयर जो है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ में जो उनके हैं उसमें वो ओबामा के सिक्योरिटी के उन लोगों को ना लेके आए, क्योंकि आपको पता ही है कि ओबामा की हुकूमत में बहुत ज़्यादा वॉर्स हुई, बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक्स हुए। तो बस मेरा ये एक खौफ है कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसीज़ और कुछ अच्छा था या नहीं था, फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से लगाए गए वोटिंग और वोट्स की गिनती में धांधली के इल्जामात पर यहाँ पाकिस्तानी अमरीकियों में हैरत पाई जाती है, लेकिन साथ ही अमरीकी जमहूरियत पर उनका एतबार बरकरार है। अमेरिका में कोई इस किस्म का तस्वुर नहीं है कि लोग बोगस वोटिंग करेंगे, गलत वोटिंग करेंगे, और उसके लिए इदारे मौजूद हैं यहाँ पे, और उन इदारों का अपना काम है कि उन्होंने वो अपने काम करने हैं, और जो भी फैसला होगा, हम जिस जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, जो कानून ने फैसला करना हमने उसको मान लेना है। कम्युनिटी मेंबर्स को भरोसा है कि बाइडन हुकूमत इलेक्शन के सियासी माहौल से पैदा होने वाली कड़वाहट को दूर करेगी। उसके लिए ये मिसाल बहुत अच्छी है कि वो सबका प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ डेमोक्रेट का नहीं है, वो रिपब्लिकन का भी प्रेसिडेंट है। अब डिपेंड करता है कि उसको काम करने दिया जाता है और कितना काम करने दिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। दोनों ही पार्टी हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सिंसियर है, और दोनों ही पार्टी अच्छी करेंगे। अंशुमान आपटे, VOA न्यूज़, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। और एक मुख्तलिफ मौजू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पहले दौरा अफ़गानिस्तान का सबसे नुमाया पहलू ताउन और एतमाद के फ़रोग़ को करार दिया जा रहा है। दोनों ममालिक ने अमन के लिए एक मुश्तरका विजन पर इत्तफ़ाक़ का ऐलान किया, जिसमें कहा गया है कि आपस में ख़ास ताल्लुकात होने चाहिए जिनकी बुनियाद शफाफियत और एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी हो, और किसी की सरजमीन दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल ना हो। इसके लिए इंटेलिजेंस में ताउन, पनागज़ीनों की वतन वापसी और इलाक़ाई राब्तों को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली बनाने के सिलसिले में तारीख़ों का तयन भी कर दिया गया है। तो इस मरतबा नया क्या हुआ और इस मुलाकात के नताइज क्या होंगे, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार जॉनी वॉल से। जॉनी, वेलकम टू व्यू 360. So while the spirit of cooperation in the Khan-Ghani meeting is getting a lot of attention, what's actually different or new from the past in this joint declaration? Because we have heard many times in the past that one country should not be used for nefarious activities against the other. Well, thank you for having me. I think observers are right that much of the ground that Prime Minister Khan and President Ghani covered is familiar. It touches on many of the same areas for cooperation that the Afghanistan-Pakistan Action Plan, APS, for example, also covered. What I think is significant about this
is number one. That was an agreement negotiated previously before Imran took office. I think it's helpful that it's been renovated and renewed now. Number two, the emphasis on a ceasefire for the Afghan peace process is very timely, as violence is quite high and it's undermining talks to some degree. That's a challenge to get to a ceasefire, but Pakistan can help. And number three, just the fact that the two leaders held this summit in the first place and are choosing to project a face of unity is helpful, because at divisive times in the Afghan peace process, often the two countries are sniping at each other publicly, and that undermines the larger effort. I think Pakistan is pretty supportive of the talks that have been happening in Doha, has done some things to help those talks along, and so a show of unity is well timed right now. राइट सो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि यकीनन बहुत से तो ऐसे मामलों पे बात हुई जिन पे पहले भी बात होती आ रही, लेकिन अहम यह है कि एक तो ये ऐसा जो एलामिया सामने आया, ये एक ऐसा एलामिया था जिस पे पहले से ही काम हो रहा था और अब इसमें कुछ जिद्दत ला के तो इसको पब्लिक के सामने पेश किया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि ज़रूरी बात है कि जंग बंदी पे जोर दिया गया, जो कि बहुत ही अहम है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसमें तशद्दुद में कमी लाना ज़रूरी है, जो कि लाना बहुत मुश्किल भी हो रहा है। और तीसरा उन्होंने कहा कि दोनों लीडरान का, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की आला तरीन सिविल क़यादत का मिलना और आपस में इत्तेहाद और ताउन ज़ाहिर करना, ये बहुत अहम है, क्योंकि अगेन अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनके दरमियान इस वक्त जितना इख्तलाफ चल रहा है और मुज़ाकरात जो अमन मुज़ाकरात हैं वो रुके हुए हैं, उनमें पाकिस्तान मदद तो कर रहा है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में दोनों लीडर्स का आपस में ताउन और इत्तेहाद का इजहार जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। So, Johnny, President Trump has said repeatedly that he wants countries to take responsibility for their own affairs. Do you believe that Afghanistan and by extension also Pakistan will be able to manage the regional situation if United States completes troop withdrawal without any peace deal among Afghans? Well, I don't think a complete withdrawal right now looks very likely. That clearly was on the table for discussion under President Trump, but ultimately what was decided was to reduce from about 4,500 troops to 2,500. That is still enough for the United States, I think, to do most of what it already does in Afghanistan. So I don't see a huge change in either the dynamics at the negotiating table or in the United States' ability, such as it is, to shape outcomes in the region. And then when a President Biden comes in, we'll have to see what decisions he makes, but I don't think most indications are that Biden is looking to entirely withdraw from Afghanistan either. So there are limits on what America can or should do to shape this region, to shape any region that's not its own. But I think the posture that it's had in Afghanistan for a while is not that much changed by this latest reduction. All right. सो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से जहाँ तक इस बात का सवाल है कि अगर अमेरिका की तमाम अफवाज का इनखला हो जाता है तो क्या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ख़त्ते की सूरत हाल को मैनेज कर सकेंगे, तो जॉनी वॉल्श का ये कहना है कि मुकम्मल इनखला का इम्कान कम ही है। और अब भी जो ये ऐलान किया गया कि 15 जनवरी तक 2,000-2,500 के करीब फ़ौजी रह जाएंगे, तो उनका कहना है कि ये भी काफ़ी रहेंगे अफ़गानिस्तान की ज़रूरतों के हिसाब से, और इनसे जो मुज़ाकरात का जो डायनामिक है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा। अब देखना यह है कि बाइडन इंतज़ामिया जो इक़्तिदार संभालेगी वो क्या करेगी, और इस हवाले से ही हम अगला सवाल भी करेंगे जॉनी वॉल्श से। सो सिंस यू मेंशन्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन, fact is he's not getting any high level official security briefings, the classified briefings. So what impact do you think that can have on his ability to manage Afghan strategy, and overall could it have any impact on Washington's Afghan strategy? Well, you don't like to see a rocky transition like this, and the kind of denial of the incoming team's ability to begin preparing the transition. That's a break from how transitions have worked in the past. I think it is somewhat offset by the fact that President Biden does come in with a lot more foreign policy experience and contacts around the world than most U.S. presidents have, as a function of the decades he spent working foreign affairs in the Senate. It's also actually true that Vice President Harris does get classified briefings in her role as a member of the Senate Intelligence Committee. So I think that the effect of a rocky transition and the lack of briefings will probably be less visible on foreign affairs issues like Afghanistan and Pakistan, foreign policy issues. All right. And
I'm more concerned about how it might affect specific programs like distributing a vaccine in the early days after the new administration takes office. All right. So जॉनी वॉल्श कहते हैं कि ये बात तो दुरुस्त है कि एक रॉकी किस्म की जो ट्रांजिशन है, यानी एक ऐसी गैर मुस्तहकम इक़्तिदार की मुंतकली तो नहीं कोई भी देखना चाहता, लेकिन अहम बात यह है कि जो बाइडन उनका खारजा पॉलिसी का बहुत तवील तजर्बा है, और साथ ही साथ क्योंकि नौमुंतखब वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस एक सेनेटर हैं, तो उनको अभी भी क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स मिलती हैं बतौर एक सेनेटर, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर शायद एक गैर मुस्तहकम जो इक़्तिदार की मुंतकली का अमल होगा उसका बहुत गहरा असर नहीं पड़ेगा। जॉनी वॉल्श कहते हैं कि ज़्यादा फ़िक्र इस बात की है कि जो वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतल्लिक़ और दीगर जो अहम मखसूस प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद किस हद तक मौसर तरीके से हो पाएगा। थैंक यू सो मच जॉनी वॉल्श, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। थैंक यू। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यही तमाम कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए दिन भर अपडेट किया जाता है। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रज़ाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। साल 2020 अपने ख़िताम की तरफ बढ़ा है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। इस वक्त पाकिस्तान में कोविड-19 के तकरीबन 1,500 से भी कुछ ज़्यादा मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त में हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 2700 से ज़्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं। अमेरिका की बात करें तो 24 घंटों के दौरान 1,80,000 केसेस सामने आए, जो एक रिकॉर्ड है। वबा की शिद्दत पर काबू पाने के लिए इस वक्त कई मुल्कों में ही नई पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। गैर यकीनी और फिक्र के इस माहौल से अगर आप उकता गए हैं तो आप तनहा नहीं हैं, लेकिन यही उकताहट हमें लापरवाह भी कर रही है, और माहिरीन का कहना है कि ये खतरा हम मोल नहीं ले सकते। दुनिया भर में लोग इस वबा से तंग आ गए हैं। लोग मास्क पहनते पहनते और समाजी फासले इख्तियार करते हुए तंग आ गए हैं। यही नहीं, तिब्बी अमला भी तंग आ चुका है। हमें नर्सों की ज़हनी सेहत पर पड़ने वाले असरात के बारे में बहुत तशवीश है। नर्सें और तिब्बी अमला मौत के मुंह में जाते हुओं के साथ उस वक्त मौजूद रहता है जब कोई भी और वहाँ नहीं हो सकता। अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखना बहुत ही मुश्किल है। तिब्बी अमले के काम के औकात इस वबा के आगाज से ही ज्यादा हैं, जब लोगों ने भी अपने इन हीरोज को सराहा और खिराज तहसीन पेश किया था। लेकिन अब एक और शदीद लहर आ गई है। वबा जाने का नाम नहीं ले रही और लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखना मुश्किल हो रहा है, और इसकी वजह यह है कि जब हम किसी खतरे से निमटने की कोशिश करते हैं तो हम पर जहनी दबाव की सतह कम हो जाती है, और कुदरती बात है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश को खुद ही कम कर देते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हम अपनी हिफाजती तदाबीर को कुछ देर के लिए तर्क कर भी दें। कोविड-19 वक्फा नहीं ले रहा। इसकी वजह से लोग बाजारों में, मुजाहिरों में, गर्ज हर जगह इसका शिकार हो रहे हैं। कोविड को सियासी वाबस्तगियों और मकासद की भी कोई परवाह नहीं है। आलमी इदारे सेहत ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो लोगों की मुश्किलात को तस्लीम करें। मैं वबा की वजह से लोगों की जहनी थकन समझ सकती हूँ। वो अपने प्यारों से ना मिलने पर तंग आ गए हैं। हमारा काम करने, खेलने का तरीका सब कुछ बदल गया है, और एक तल्ख हकीकत ये है कि हम जो भी कुर्बानियाँ दे चुके हैं और आगे भी जो कुछ कर रहे हैं, उनका सिलसिला कब खत्म होगा उस वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। अगरचे वबा के खिलाफ वैक्सीन का खुश आइंद ऐलान हम सब के सामने है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि जहनी थकन का मुकाबला सिर्फ हिम्मत से किया जा सकता है। मैं इसे रजामंदी कहता हूँ। ऐसी बातों पर रजामंद होना जो यकीनन तकलीफ दे हो जाती हैं, लेकिन चूंकि हमें जिंदगी की कद्र है और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें और हमारे प्यारों को महफूज रख सकती हैं, इसलिए हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। माहिरीन हाथ धोने जैसी आदत की हिफाजती तदबीर तजवीज़ करते हैं, लेकिन लोग ऐसा काम करते हुए भी खतरा कम कर सकते हैं जो वो अपनी खुशी के लिए करते हैं।
नया मास्क तलाश कर लें। कुछ ऐसा करें जो आपको पुरजोश कर सके, जैसे समाजी फासले के साथ कोई खास सरगर्मी। हम जहनी तौर पर पुरजोश होने के लिए कुछ नया तलाश करते हैं और यही वो तरीका है जिससे जहनी थकन पर काबू पाया जा सकता है। माहिरीन कहते हैं कि अगर आवाम को किसी मसले के हल में शरीक किया जाए तो वो ज़्यादा ताउन करेंगे। माजी में वबाओं पर काबू पाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया और यही तरीका अब भी काम आ सकता है और ये वबा भी एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी। कैरल पियर्सन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आज आखिर में हम लाए हैं कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग। सोशल मीडिया ने ऐसे बहुत से लोगों के लिए नए रास्ते खोले हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वही लोग जिनकी खुसूसी ज़रूरियात देख के ये सोचा जाता है कि ये भला कोई काम कैसे करेंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए आज वही लोग दूसरों को आगे बढ़ना सिखा रहे हैं और आज इस प्लेटफॉर्म की मशहूर शख्सियात बन चुके हैं। ऐसे ही कुछ मोटिवेटर्स की कहानियाँ लेके आई हैं लाहौर से समन खान। सारिम हसन की मसरूफियत देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये पट्ठों के एक ऐसे मर्ज का शिकार हैं जिसमें वो चलने फिरने से कासिर हैं। सारिम ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और 4 साल में फेसबुक पर 30,000 फॉलोअर्स के साथ एक अलग दुनिया बसा ली, जहां वो दूसरों को हिम्मत से जिंदगी का मुकाबला करना सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। सोशल मीडिया मेरी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा दूर थी, क्योंकि आई हैव नथिंग टू डू। ये सुसाइडल शॉट्स भी आने लग गए, क्योंकि सब कुछ एकदम से लाइफ नेगेटिविटी को बस चली हुई थी। तो मैंने दोस्तों से, कज़न से हैं सीनियर, उनसे सलाह मशवरा किया कि मैं ऐसा क्या काम करूँ। तो उन सब ने मुझे यही कहा कि तुम बोलते बहुत अच्छा हो और तुम लिखते बहुत अच्छा हो, तो तुम सोशल मीडिया को अपने लैडर ऑफ सक्सेस बनाओ। लाहौर की सना अयूब एक सरकारी इदारे में मुलाजमत करती हैं। फारिग औकात में वो सोशल मीडिया के जरिए माजूर अफराद की तरफ मनफी मुआशरती रवैयों पर बात करती हैं और इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बनाई हुई ज्वेलरी और पेंटिंग्स भी फरोख्त करती हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं बिल्कुल नॉन डिसेबल हैं, तो यही कहती हैं कि तुम कुछ ना कुछ करती रहती हो और हम घर में नकम्मे बैठे रहते हैं। तो मैंने यही कहती हूँ डिसेबिलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। सोचा कि जैसे मैं अपनी हैंडमेड क्राफ्ट्स बनाती हूँ तो क्यों ना इसको हाईलाइट करूँ, इसको ताकि लोगों के पता चले कि मैं करती क्या हूँ। मैं उनके लिए सिर्फ एक माजूर लड़की ना रहूँ, मेरा हुनर और मेरी सलाहियतें उनके सामने आनी चाहिए। फिर मैंने सना डेकोर्स के नाम से अपना पेज बनाया और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसको लाइक किया और काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं। रावलपिंडी के सैयद उमैर ने वेब डेवलपिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत से कोर्सेज कर रखे हैं। व्हील चेयर पर जिंदगी महदूद सही, मगर सोशल मीडिया पर इनकी चंद ही वीडियोस ने इनके लिए लामहदूद मौके पैदा कर दिए। ये ओपन करना है US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए लाइव सेशन डिलीवर किए थ्रू सोशल मीडिया ही। इस तरह मुझे इतने अच्छे और लोग मिले थ्रू सोशल मीडिया से ही, जिन्होंने मेरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प किया, मेरी IT एक्सपर्टीज़ को हेल्प किया इम्प्रूव करने में। अर्निंग के हवाले से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए मुझे सोशल मीडिया से। घरों में महदूद ज़िंदगी गुजारने वाले माजूर अफराद के मुताबिक सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें उनके हकूक़ जानने का मौका भी मिला है और अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म भी। सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल खसूसी अफराद की ज़िंदगी को किसी हद तक आसान बना रहा है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी दिलचस्पी और ज़रूरत के तहत सीखा। खसूसी ज़रूरियात के हामिल ये अफराद कहते हैं कि वो तो अपने अंदर छुपी सलाहियतों को जानते ही थे, सोशल मीडिया की मदद से अब दुनिया भी पहचान रही है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। सोच मुस्बत हो तो कितना कुछ बदल सकता है। इसी इंस्पायरिंग मैसेज के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे, जहां आपको दुनिया भर से अहम खबरें, दिलचस्प मालूमात और बहुत से एक्साइटिंग इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।